हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। और बेटा, यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम क्लास 11 एग्रीकल्चर की पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स। तो बेटा, वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में देखिए यूनिट पढ़ रहे हैं 5। कई लोगों के कमेंट आए हैं कि सर हमारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस को लेके, एक बार सिलेबस को लेके चर्चा कर दीजिए। तो देखिए, मैं यूनिट बाय यूनिट आपको सिलेबस बताता चलूंगा कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है और किस यूनिट से क्या हटा है। तो इसी टॉपिक पे सबसे हम पहले चर्चा कर लेंगे। 2 मिनट का आपका समय लगेगा, जिससे क्या होगा, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। चलिए देखिए, पहले क्या होता था, जो पहले का जो सिलेबस था वो मैं आपको पहले लिख रहा हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इस समय यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 जो कि आएगी आपकी 10 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आनी है? 10 मार्क्स की आनी है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर जो पहला चैप्टर था वो आपका था प्राथमिक। पहला चैप्टर क्या था? प्राथमिक तथा संचायक सेल। प्राथमिक तथा संचायक सेल पहले चैप्टर आपका ये था। यूनिट नंबर 5 में पहला चैप्टर पहले नंबर पे ये दे रखा था। दूसरा जो चैप्टर था वो था आपका विद्युत परपथ। और जो तीसरा चैप्टर आपका था यूनिट नंबर 5 में, तीसरा चैप्टर था विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। क्या था? विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, तीसरा चैप्टर ये था। इसके बाद जो चौथा चैप्टर था वो आपका था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या था बेटा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक चैप्टर आपका ये था। और जो 5वां चैप्टर था ये था विद्युत के उपयोग। विद्युत के उपयोग। क्लियर? 2020-21 की बात करूं तो देखो, ये वाला जो चैप्टर है ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ में और भी टॉपिक्स हैं जिसे नहीं पढ़ना। पहला वाला चैप्टर है वो 30% के सिलेबस में बेटा इस बार कट हो गया है, तो आपको नहीं पढ़ना है। ये वाला तो पूरा ही चैप्टर इस बार नहीं पढ़ना है, आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर? इसके साथ साथ में और भी एक टॉपिक है वो नहीं पढ़ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्या नहीं पढ़ना है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इस क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ना है इस बार 2020-21 के लिए। नेक्स्ट था विभव मापी का संक्षिप्त विवरण। क्या है? विभव मापी का संक्षिप्त विवरण। तो बेटा हमें इस टॉपिक को भी इस बार नहीं पढ़ना है 2020 और 21 के लिए। तो हमें यूनिट नंबर 5 में पढ़ना क्या था? हमें यह पढ़ना था विद्युत परपथ पढ़ना था, इसके बाद विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा पढ़ना था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये भी पढ़ना था, इसके साथ साथ विद्युत के उपयोग ये भी पढ़ना। कुल मिला के अगर हम ये 4 चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारे कितने 10 मार्क्स आपके क्लियर हो गए। 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा यूनिट नंबर 5। अब इसमें भी समझ लो, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं थोड़े से कम पढ़ के काम चला लूं, तो कम पढ़ के काम चलाने वाली बात यह है, आप समझदार हो, आपको परसेंटेज बनानी है तो कम पढ़ के काम आपका नहीं चलेगा। पूरी 4 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बात बता दूं, देखिए जो ये 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर है विद्युत परपथ और दूसरा है विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। आशा करता हूं, मैं एक उम्मीद बता रहा हूं मैं, हो सकता है 10 मार्क्स। कितने? 10 मार्क्स इन्हीं दोनों चैप्टर से आपको देखने को मिल जाए। पहला चैप्टर विद्युत परपथ और दूसरा है विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। हो सकता है, ये कह रहा हूं, हो सकता है कि 10 मार्क्स का इन्हीं दोनों चैप्टर से आ जाए, लेकिन आपको पढ़ने बेटा चारों चैप्टर पढ़ेंगे। हो सकता है कि 1-2 मार्क्स इन चैप्टरों से भी आ जाए। क्लियर? तो ये था यूनिट 5 का सिलेबस।
अब बेटा हमारा जो चैप्टर आज का बचा है यूनिट नंबर 5 में हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए। विद्युत परपथ पढ़ लिया, विद्युत शक्ति और ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा भी पढ़ लिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ लिया, और जो आज इस वीडियो में आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे बेटा विद्युत के उपयोग। तो अब वीडियो की करते हैं शुरुआत, अब टॉपिक्स की करते हैं शुरुआत। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे समझिए, हमारा जो चैप्टर है वो आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? विद्युत के उपयोग। क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत के उपयोग। तो 5वें यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है विद्युत के उपयोग। पहला प्रश्न इसमें समझ लीजिए, मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो लगभग संभावित हैं 2020-21 के एग्जाम में आने के लिए। तो वो प्रश्न सबसे पहले 1-1 नंबर वाले होंगे इसके लिए, इसके बाद हम थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो समझो, विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है। जल्दी से कमेंट करिए और इसका आंसर अगर आपको पता है तो बताइए। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आपको इसके आंसर्स भी दूंगा। नेक्स्ट है हीटर का तार बनाते हैं। तो जो हीटर का तार बनाते हैं वो किस चीज का बनाते हैं? अगला क्वेश्चन है विज्ञापनों में कैसे लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि विज्ञापन में किस लैंपों का प्रयोग किया जाता है, कैसे लैंपों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेलीफोन किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या पूछ रहा है वो कि टेलीफोन किस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो एक एक करके हम आंसर देने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। आप समझिए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है, तो विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है ये पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। क्लियर? टेंशन मत लो, आप समझते हुए चलिए। आपको पीडीएफ जो नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक सेंड कर दिए जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे क्लास से ज्वाइन होना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है और हमसे जुड़ के वो अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो बेटा आपको बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स, मैथ, बॉटनी चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो, चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 8650415957। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि हीटर का तार बनाते हैं। तो जो हीटर का तार बनाते हैं वो किस चीज़ का बनाते हैं? हीटर वही जलाने वाला जो घरों में आप खाना पकाने के काम में लाते हो, तो वही हीटर की बात कर रहे हैं कि हीटर का जो तार है वो किस चीज़ का बना होता है, या हीटर का तार बनाते हैं किस का बनाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का होता है। किसका? बेटा नाइक्रोम का। आपको बताना है कि जो हीटर का तार बनाते हैं वो नाइक्रोम का बनाते हैं, लेकिन जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है जो जलता है वो क्या का होता है? टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञापनों में कैसे लैंपों का उपयोग किया जाता है, या विज्ञापनों में कैसे लैंपों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे समझिए। तो आपने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या है कि विज्ञापनों में कैसे लैंपों का प्रयोग होता है। तो आपको ये बताना है कि विज्ञापनों में किस प्रकार के लैंपों का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विसर्जन लैंपों का। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? विसर्जन लैंपों का। क्लियर? विसर्जन लैंपों का। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि टेलीफोन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो टेलीफोन है वो किस सिद्धांत पर आधारित है यह आपको बताना है। तो देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत इस पर आधारित है। सिद्धांत पर लिख सकते हो, आगे आप पूरी बात लिख दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टेलीफोन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि विद्युत मोटर का क्या कार्य है। जो विद्युत मोटर है उसका क्या कार्य है। तो आपको पता है, ये आप पिछली वाली वीडियो में भी समझ चुके थे। मैंने आपको बताया था जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? विद्युत मोटर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप लिखोगे विद्युत ऊर्जा को, आप क्या लिखोगे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक
यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यही से समझ लेना, देखो यहाँ से समझ लेना, अगर आप विद्युत मोटर आए ना तो आप देखोगे विद्युत मोटर और विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत मोटर और विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा पहले आएगा, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करना है? यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर? तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ना लें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पीडीएफ नोट्स इसके आपके शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन को आप समझिए। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर, वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्बों में भरी जाती है। विद्युत बल्बों के अंदर क्या भरा जाता है? ये गैसों की बात कर रहा है कि विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए जो निष्क्रिय गैसें होती हैं वो भरी जाती हैं विद्युत बल्ब के अंदर। कौन सी? निष्क्रिय गैसें। जब हम बल्ब को पढ़ेंगे, बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम डीप में भी इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो विद्युत बल्बों के अंदर भरी जाती है वो निष्क्रिय गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विद्युत फ्यूज, टिन और सीसा। देखिए जो विद्युत फ्यूज है वो टिन और सीसा के मिश्रण से बनी धातु का होता है, क्योंकि इस मिश्रण का क्या होता है? इसके कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत फ्यूज है वो टिन और सीसे के मिश्रण से बनी धातु का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस मिश्रण का जो गलनांक है वो अधिक होगा, या गलनांक कम होगा, या प्रतिरोध नगण्य होगा, या मूल बहुत कम होगा। इस टाइप से इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। क्या लिखोगे आप? गलनांक बहुत कम होता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विद्युत फ्यूज टिन और शीशे के मिश्रण से बनी धातु का बना होता है, क्योंकि इस मिश्रण का जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि बहुत तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के प्रयोग में लाया जाता है। क्या चीज है जो बहुत तेजी के साथ प्रकाश उत्पन्न करने के प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। कौन सी ऐसी लैंप है? तो देखिए लैंप आपके सिलेबस में ताप दीप्त लैंप भी है, विसर्जन लैंप भी है, प्रतिदीप्त लैंप भी है और आर्क लैंप भी है। तो देखिए बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयोग में लाया जाता है, तो वो कौन सी लैंप है? आर्क लैंप है। कौन सी लैंप है? आर्क लैंप। इसका आंसर हो जाएगा आर्क लैंप। आर्क लैंप है जो तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप समझिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। यानी क्या चीज ऐसी है जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है? कौन सी चीज? आप पढ़ रहे हो साहब विद्युत के उपयोग, ठीक है। तो विद्युत के उपयोग में क्या विद्युत बल्ब है जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है, या फिर दूसरा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर है, या फिर इस्त्री है। इस्त्री का मतलब प्रेस है? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर? तो देखिए एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब चलते हैं अति लघु को टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो, इसके बाद देखते हैं लॉन्ग क्या बढ़ रहा है बेटा इस चैप्टर से। तो बेटे आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी आपके फ्रेंड घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए बेटे
अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है देखिए, विद्युत मोटर का उपयोग, यानी विद्युत मोटर का क्या उपयोग है। तो अच्छा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम के हिसाब से, विद्युत मोटर का उपयोग क्या है। आपके सिलेबस में है विद्युत मोटर, तो समझिए आप क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर का उपयोग क्या है। विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, आटा पीसने की चक्की एवं अनेक विद्युत उपकरणों में होता है। आपको पता है भाई, एक मोटर है, कैसी मोटर है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत मोटर है, करंट वाली ये मोटर है जो लाइट से चलती है, वो मोटर है। तो विद्युत मोटर से क्या चलता है, आपको पता है कि भाई मोटर से बिजली के पंखे होते हैं, वो भी मोटर से चलते हैं, जल पंप है वो भी मोटर से चलता है, और आटा पीसने की जो चक्की है वो भी विद्युत मोटर से। और नेक्स्ट अनेक विद्युत उपकरण, यानी कई विद्युत उपकरण जितने भी आजकल देख रहे हो आप, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो बहुत सारे उपकरण हैं जो मोटर के माध्यम से ही चलते हैं। तो क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि आप ये बताइए विद्युत मोटर का उपयोग कैसे करते हैं, या विद्युत मोटर का उपयोग किस में करते हैं, या विद्युत मोटर का उपयोग के बारे में बताइए, या विद्युत मोटर का एक या दो उपयोग लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, आटा पीसने की चक्की एवं अनेक विद्युत उपकरणों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कितनी, 10 ईयर यानी 10 साल तक की, तो 10 साल तक इस चैप्टर में विद्युत के उपयोग से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो अब तक पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अगर हटा दें तो 10 साल के अंदर अंदर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन है जो 10 साल में मात्र एक बार आया, समझो। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु, यानी जो विद्युत बल्ब है, जो घरों में रोशनी देने वाला बल्ब आप लगाते हो रोशनी प्रदान करने के लिए, उसके अंदर जो एक तंतु होता है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, उसका समानता जो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है। वो ये कह रहा है जो फिलामेंट है, तंतु है, वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है। समझो क्वेश्चन को फिर से समझो, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट जो होता है सामान्यतः टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है। वो ये कह रहा है कि टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, और किसी का क्यों नहीं बनाया जाता, तांबे का क्यों नहीं बनाया जाता, लोहे का क्यों नहीं बनाया जाता, नाइक्रोम का क्यों नहीं बनाया जाता। लेकिन कारण क्या है कि विद्युत बल्ब का तंतु सामान्यतः टंगस्टन का ही बनाया जाता है। किसका, टंगस्टन का ही बनाया जाता है। तो बेटा इसका हम आंसर बड़ा प्यार से समझेंगे और आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात है कि विद्युत बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। समझो, देखो विद्युत बल्ब का तंतु सामान्यतः टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है, किस लिए, आगे समझेंगे। विद्युत बल्ब का तंतु सामान्यतः टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो टंगस्टन है, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या गलनांक, बेटे टंगस्टन का जो गलनांक है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तथा इसका प्रतिरोध भी बहुत अधिक होगा। प्रतिरोध क्या होगा, बहुत अधिक होगा। क्लियर। इसलिए यह इसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर तप्त होकर, तप्त का मतलब है बिल्कुल लाल पड़कर, श्वेत रंग यानी सफेद हो जाता है तथा प्रकाश देने लगता है और पिघलता नहीं है। यानी जो फिलामेंट है वो प्रकाश देने लगता है, ज़्यादा तप्त होकर वो सफ़ेद हो जाता है, श्वेत हो जाता है, फिर वह प्रकाश देने लगता है और वो पिघलता नहीं है। तो आपने इसका करेक्ट आंसर जानने की कोशिश की, समझ गए होंगे आप कि जो विद्युत बल्ब है वो तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है। तो आप इसका सटीक आंसर दे देना कि जो विद्युत बल्ब का तंतु है वो सामान्यतः टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है तथा इसका प्रतिरोध भी इसके कारण बहुत अधिक होता है। इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह तप्त होकर श्वेत हो जाता है तथा प्रकाश देने लगता है और पिघलता नहीं है। क्लियर। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट, हर बच्चा इस बार अच्छी परसेंटेज बना सके, अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके घर बैठे। तो बेटे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी इस क्वेश्चन से भी।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु, जो बल्ब है जलाने वाला, उसका तंतु जो होता है, उस तंतु की बात हो रही है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने पर चमकने लगता है। जब उसमें करंट जाता है तो वो क्या होता है, तंतु फिलामेंट चमकने लगता है। परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार, जो तंतु के अंदर जो धारा ले जाते हैं, यानी करंट ले जाते हैं, वो जो तार हैं वो तार नहीं चमकते, जबकि दोनों में समान धारा बहती है। इसके कहने का मतलब ये है, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है, जो तंतु लगता है, उसमें धारा प्रभावित करने पर वो चमकने लगता है, लेकिन उसके अंदर जो तार होते हैं जिनके माध्यम से धारा जाती है, करंट जाता है, वो नहीं चमकते। कारण क्या है, समझो आप। इसी का आंसर आज जानेंगे हम। समझने की आप अच्छे से कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी फिजिक्स है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए, समझते रहिए। तो बेटा देखो, समझो इसका आंसर। देखो, बल्ब के तंतु तथा तंतु में धारा ले जाने वाले, यानी जो बल्ब का तंतु है उसकी बात हो रही है, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट है उसकी बात हो रही है, तथा तंतु यानी फिलामेंट में धारा ले जाने वाले जो तार हैं, दोनों में एक ही धारा बहती है। बिल्कुल सही है, दोनों में करंट एक ही जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी में एसी करंट जाए, किसी में डीसी करंट जाए, एक ही करंट जाता है। तो बल्ब के तंतु तथा तंतु में धारा ले जाने वाले तार, दोनों में एक ही धारा बहती है, परंतु तंतु बहुत बारीक होता है। यानी जो फिलामेंट है बल्ब का, वो कैसा होता है, बहुत बारीक होता है, बहुत महीन होता है, जिस कारण उसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है, उसका जो प्रतिरोध है, आर है, वो बहुत अधिक होता है। इसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। क्या होता है इसमें, ऊष्मा यानी हीट जो है वो बहुत अधिक उत्पन्न होगी, जिससे वह गर्म होकर क्या होने लगता है, चमकने लगता है। तो आपने इसका आंसर सुना, आपको पता लग गया होगा कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने पर क्यों चमकने लगता है। इसका आंसर तो मिल चुका। आपने क्या बताया कि भाई बल्ब के तंतु तथा तंतु में धारा ले जाने वाले तार जो होते हैं वो दोनों में एक ही धारा बहती है, परंतु जो फिलामेंट का तंतु होता है वो बहुत बारीक होता है, जिसके कारण इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत अधिक होता है, और इसमें ऊष्मा जो है वो अधिक उत्पन्न होती है, जिससे वह गर्म होकर क्या करने लगता है, चमकने लगता है। लेकिन आगे समझिए, धारा ले जाने वाले तार, यानी जो धारा यानी करंट जो ले जाने वाले तार हैं, वो तांबे के होते हैं, जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। और ये काय का होता है, तंतु का फिलामेंट, यानी बल्ब का फिलामेंट, तंतु टंगस्टन का। लेकिन जो धारा ले जाने वाले तार हैं, यानी करंट जिन तारों पे चल रहा है, वो काय के होते हैं, तांबे के होते हैं, जिनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। और प्रतिरोध जब कम होता है तो बहुत कम उसमें ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है, इसलिए यह चमकते नहीं है। तो बेटा इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। अब आगे हम समझेंगे बल्ब के बारे में, अच्छे से बल्ब की रचना करेंगे, कार्य विधि भी समझेंगे। वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है ताप दीप्त बल्ब। क्या है, ताप दीप्त बल्ब अर्थात विद्युत बल्ब, जो आप घरों में, अपने घरों में रोशनी के लिए जलाते हो वो। तो सबसे पहले आप इस विद्युत बल्ब के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। बल्ब के ऊपर देखो, सबसे पहले जो बल्ब के ऊपर जो आपकी जो टाके हैं, ये दो टाके लगे हुए होते हैं, एक टाका और दो टाका। इसके साइड से ये पिन लगी होती है, जो पिन होल्डर के अंदर फंसाई जाती है, ये आपकी पिन है। इसके बाद ये देखो कांच की पट्टी है, क्या है, कांच की पट्टी। इसके बाद ये कांच का बल्ब है, मोटा सुचालक है, तार है, ये देखिए मोटा सुचालक तार है, ये वाला तार मोटा सुचालक तार है। इसके बाद ये देखिए फिलामेंट है, यानी तंतु है, जो धारा प्रभावित करने पर क्या है, जलने लगता है। तो हम इसके सिद्धांत को समझेंगे, और इसके सिद्धांत के बाद इसकी कार्य एवं रचना का भी अध्ययन करेंगे। तो समझिए आप इसके सिद्धांत को जानने की कोशिश करिए। देखो, विद्युत बल्ब की रचना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके की गई है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध काफी ऊंचा हो तथा उसका गलनांक भी ऊंचा हो, तब उस चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर बहुत गर्म हो जाता है, यहाँ तक कि लाल तप्त होकर श्वेत हो जाता है और प्रकाश देने लगता है। इसलिए बल्ब को ताप दीप्त लैंप भी कहते हैं। ताप दीप्त लैंप के नाम से भी जाना जाता है। आप ये मत समझना कि ये ताप दीप्त लैंप और है और ताप दीप्त बल्ब और है, या विद्युत बल्ब और है, तीनों की बात एक है। तो आपने सिद्धांत में समझा, सिद्धांत को अच्छे से समझ लीजिए। सिद्धांत में आपने क्या समझा कि जो विद्युत बल्ब की रचना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके की गई है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो काफ़ी ऊंचा होगा तो उसका गलनांक भी ऊंचा होगा। क्लियर।
तब उस चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर बहुत गर्म हो जाता है, यहाँ तक कि लाल तप्त होकर सुवेद हो जाता है और प्रकाश देने लगता है। इसीलिए बल्ब को ताप दीप्त लैंप भी कहते हैं। आगे हम इसकी समझेंगे रचना एवं कार्य विधि। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे समझिए रचना एवं कार्य विधि। किसकी रचना कार्य एवं कार्य विधि हम पढ़ रहे हैं? विद्युत बल्ब की। तो विद्युत बल्ब के बारे में समझिए, एक एक लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए, इसमें कांच का एक खोखला बल्ब होता है। जो ये कांच का ही खोखला ये बल्ब है, इसमें क्या है? कांच का खोखला बल्ब है। जो ये कांच का की पट्टी बनी हुई है और ये देखिए अंदर कांच की पट्टी है और ये बाहर क्या है? कांच का बल्ब। तो ये जो बल्ब बना हुआ है ये कांच का खोखला बल्ब है, जिसके अंदर की वायु निकालकर इसमें कोई निष्क्रिय गैस है, इसके अंदर वायु भरी होती है, उसे निकालकर इसके अंदर क्या भर देते हैं? निष्क्रिय गैसें भर देते हैं। जैसे बात करें आर्गन और नाइट्रोजन, इसके अंदर क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन या बोल सकते हो आर्गन, यानी निष्क्रिय गैसें भर देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आर्गन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकता है, आदि कुछ भी हो सकती है, आदि भर देते हैं। इस बल्ब के ऊपरी भाग पर एल्यूमिनियम या पीतल की टोपी लगी रहती है। अब देखिए, इसके ऊपरी भाग पर कह रहा है, ऊपरी भाग पर क्या कह रहा है? देखो, इस बल्ब के ऊपरी भाग पर एल्यूमिनियम या पीतल की टोपी लगी रहती है, जिसको दोनों ओर जिसके दोनों ओर दो पिनें लगी रहती है। अब समझो, ये चीज जो है, ये वाली, ये जो बताई जा रही है कि इस बल्ब के ऊपरी भाग पर, ठीक है, इस बल्ब के ऊपरी भाग पर, जो इस बल्ब के ऊपरी भाग पर क्या बता रहा है? एल्यूमिनियम या पीतल की टोपी लगी रहती है। बल्ब के अंदर जो ऊपर लगा रहता है ये पार्ट, ये वाला, ये जो है वो एल्यूमिनियम या पीतल का है। इसके दोनों साइड से क्या लगी है? ये पिन लगी है। ये पिन है, जो इन पिनों के माध्यम से क्या है? इस बल्ब को होल्डर में फांसा जाता है। आगे समझो, इस बल्ब के ऊपरी भाग पर एल्यूमिनियम या पीतल की टोपी लगी रहती है, जिसको दोनों ओर दो पिनें लगी रहती हैं। जिसके दोनों ओर क्या लगी रहती हैं? दो पिनें लगी रहती हैं। जैसा आप देख रहे हो, एक पिन आप ये देख रहे हो बल्ब की और एक पिन ये देख रहे हो, ये एल्यूमिनियम तथा पीतल की ये टोपी है। दो पिनें लग गई। इन पिनों की सहायता से क्या होता है कि जो बल्ब है वो होल्डर में लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और टोपी के मुंह को लाख अथवा चमड़ा से सील कर दिया जाता है। लाख अथवा चपड़ा, यानी जो ये आपकी टोपी है, ये जो सील हो जाती है यहाँ से, बिल्कुल लाख या चपड़ा से सील की जाती है। अब पढ़ेंगे इससे आगे का। चलिए बेटे आगे समझिए, अच्छे से समझने की आप कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं जब समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको जस्ट तुरंत समझ में आ जाएगा। समझो, इस चपड़े पर जस्ते के, देखो ये चपड़ा था, ये चपड़ा क्या था? एल्यूमिनियम और तांबे का था। आपने देखा कि ये चपड़ा था, किसका बना हुआ था? एल्यूमिनियम और तांबे का था। अब देखो, इस चपड़े पर जस्ते के दो टाके लगे होते हैं। ये देखिए, ये एक टाका ये लगा है और एक टाका ये लगा है। ये टाके काय के? जस्ते के लगे हैं। ऊपर आपने देखा होगा कुछ सिल्वर कलर के, ठीक है, इस टाइप के दो टाके लगे होते हैं इसी टोपी के जस्ट ऊपर। आगे समझो, टाकों का संबंध दो मोटे चालक तारों से अलग अलग होता है। भाई जो टाके हैं, उन टाकों का संबंध दो चालक तारों से अलग अलग होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। आराम से समझना, इन्हें लीड कहते हैं। यह चालक तार बल्ब के अंदर लगी एक कांच की पतली पट्टी में से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार से लगाए जाते हैं या इस प्रकार से लाए जाते हैं। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, ये देखिए क्या है? कांच की एक पट्टी है, ठीक है, और इसके अंदर ये देखिए तार लगाए गए हैं और यहाँ से ये तार जिसके अंदर करंट जाता है, वो वाले तार ये लगाए जाते हैं। क्लियर? आगे समझिए कि यह आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श ना करें। ये इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि ये जो तार हैं ये आपस में मिल ना सके, आपस में एक दूसरे से स्पर्श ना हो सके। अगर स्पर्श हो जाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। आपने समझा कि ये आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श ना करें, इनको लीड कहते हैं। चालक तारों के बल्ब के अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा रहता है। देखिए, बल्ब के अंदर ये जो कुंडली के रूप में लगा है, ये आपका टंगस्टन का तार है, यानी जिसे बोलते हैं आप तंतु, फिलामेंट का तंतु। तो ये जो लगा होता फिलामेंट यानी तंतु बोलते हैं इसे, वो ये है किसका? टंगस्टन का बना होता है। तो आपने लिखा
कि चालक तारों के बल्ब के अंदर वाले सिरे पर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा रहता है। ये देखिए इस प्रकार से लगा है कुंडली के रूप में, इस प्रकार से। आगे समझो, तंतु में धारा, यानी तंतु यानी जो फिलामेंट है, ये आपका फिलामेंट है, इसमें धारा लीड से होकर ही पहुंचती है। लीड आप समझ लो, इसे आप लीड समझ लो, ठीक है। इसमें जो धारा है वो इस लीड से होकर ही जाती है। तो ये क्या कह रहा है, लीड से होकर ही पहुंचती है। टाकों के द्वारा लीड का संबंध बल्ब को होल्डर में लगाने पर उसमें लगी पिनों से भली भांति हो जाता है। जैसे ही आप ये होल्डर में लगाते हो, ये वाली जो टाके हैं आपके, ये टाके, ठीक है, और जो ये पिन है, इन पिनों को डायरेक्टली जैसे ही होल्डर में लगाओगे तो इनका जो टाकों का कनेक्शन है, यहाँ से करंट तुरंतली चला जाएगा। क्योंकि जो होल्डर के अंदर होता है, होल्डर के अंदर दो प्रकार की, इस प्रकार की कीलें होती हैं, कह सकते हो आप, इस प्रकार से लगी होती हैं। और जब ये चीजें होल्डर की, जब ये चीजें आती हैं, ये चीजें इस पिन, इस टाके के ऊपर लग जाती हैं, ये लग जाएगी इस टाके के ऊपर, ये वाली इस टाके के ऊपर, तो तुरंत यहाँ से क्या है, करंट प्रभावित हो जाएगा। तो आपने देखा कि तंतु में धारा लीड से होकर ही पहुंचती है। टाकों के द्वारा लीड का संबंध बल्ब को होल्डर में लगाने पर उसमें लगी पिनों से भली भांति हो जाता है। आपने समझा। चलिए एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, समझिए। आपने समझा कि इस चपड़े पर जस्ते के दो टाके लगे होते हैं। तो भाई जस्ते के देखिए दो टाके लगे हैं, ये चपड़ा बोल रहे हैं, इस चीज को ये चपड़े बोल रहे हैं। टाकों का संबंध दो मोटे चालक तारों से अलग अलग होता है। हाँ, दो मोटे चालक तारों से इसका संबंध अलग अलग होता है। जो मोटे तार होते हैं, ये देखिए मोटा सुचालक तार, इन्हीं तारों में धारा प्रभावित की जाती है। आगे समझो, यह चालक तार बल्ब के अंदर लगी एक कांच की लंबी पट्टी में से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार से लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। बात एक ही है कि यह आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श ना करें, कहीं पर भी टच ना करें। इनको लीड कहते हैं। चालक तारों के बल्ब के अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन का बारीक तार, यानी अंदर वाले सिरों पर देखिए ये है जो टंगस्टन का तार है, कुंडली बना के लगा हुआ है, बारीक कुंडली तार के रूप में लगा रहता है। तंतु में धारा लीड से होकर ही पहुंचती है। ये लीड है, इससे ही होकर तंतु में इस फिलामेंट के अंदर धारा पहुंचती है, यहाँ से होकर, ठीक है। लेकिन ये नहीं जलता, आपको पता है, ये नहीं चलेगा, नहीं जलेगा। जलेगा कौन? फिलामेंट। तंतु में धारा लीड से होकर ही पहुंचती है। टाकों के द्वारा लीड का संबंध बल्ब को होल्डर में लगाने पर उसमें लगी पिनों से भली भांति हो जाता है। तो बेटा इतना आप समझ गए। चलिए जो भी कुछ इसका बचा है आगे समझेंगे। आगे समझिए, दो लाइनें देखो। तंतु प्रायः टंगस्टन का इसलिए लेते हैं, आपने देखा जो फिलामेंट है, तो फिलामेंट को वही तंतु बोल रहे हैं। इस तंतु को हम टंगस्टन का इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध है वो अधिक होता है। जब प्रतिरोध अधिक होगा तो उसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। तंतु का व्यास, अब देखो यहाँ तंतु के व्यास की बात आ गई। जो तंतु का व्यास है वो 0.02 मिमी तथा इसकी जो लंबाई है वो लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए, इसका जो पोर्शन अभी रह गया है वो समझिए आप। देखो, विभिन्न सामर्थ्यों के बल्ब बनाने के लिए, यानी विभिन्न सामर्थ्यों के बल्ब बनाने के लिए उनमें विभिन्न प्रतिरोधक के तंतु लगाए जाते हैं। जो तंतु हैं वो विभिन्न प्रतिरोधों के तंतु लगाए जाते हैं। तंतु का प्रतिरोध जितना कम होगा बल्ब की सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। इसलिए ऊंची सामर्थ्य वाले बल्बों के तंतु मोटे तथा निची सामर्थ्य वाले तत्वों के तंतु बारीक होते हैं। तो समझ रहे हो आप। नोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे ही मिलेंगे, आप सिर्फ समझते चलिए। आपने क्या समझा, आगे समझो। विभिन्न सामर्थ्यों के बल्ब बनाने के लिए, यानी भिन्न भिन्न सामर्थ्यों के बल्ब बनाने के लिए उनमें विभिन्न प्रतिरोधों के तंतु लगाए जाते हैं। तंतु का प्रतिरोध जितना कम होगा बल्ब की सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। इसलिए ऊंची सामर्थ्य वाले बल्बों के तंतु मोटे तथा नीची सामर्थ्य वाले बल्बों के तंतु बारीक होते हैं। अब बेटे आगे थोड़ा सा 3-4 लाइनें और बची हैं, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो उसे भी समझ लीजिए। चलिए बेटे आगे समझिए, ये 4 लाइनें हैं, इसके बाद आपका टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। देखो, जब बल्ब को किसी विद्युत परपथ में लगे होल्डर में लगाते हैं, भाई जब कोई बल्ब आप किसी भी विद्युत परपथ में लगे होल्डर के अंदर आप लगाते हो तो विद्युत धारा इसकी लीड द्वारा, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो उसके अंदर जो करंट है वो इसकी लीड के द्वारा इसके तंतु में प्रभावित होने लगती है। ये तंतु है, इसमें प्रभावित होने लगती है क्या? धारा यानी करंट।
तंतु में धारा प्रभावित होने से यह गर्म होकर, जैसे ही इस तंतु के अंदर, इस फिलामेंट के अंदर धारा प्रभावित की जाती है तो यह अत्यधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ये अत्यधिक फिलामेंट गर्म होने पर क्या देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। तो यही था इसका मतलब। इसी चैप्टर के साथ आपकी जो यूनिट 5 थी वो आपकी समाप्त हुई। यूनिट 5 समाप्त हो गई, इसका मतलब है आपने 10 मार्क्स जो हैं अभी कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 5 ही कंप्लीट कराई है। इतना समझ लीजिए फिर से, जब बल्ब को किसी विद्युत प्रपत्र के होल्डर में लगाते हैं, बल्ब को किसी होल्डर में लगाओगे तो उसमें विद्युत धारा उसकी लीड द्वारा उसके तंतु में प्रभावित होने लगती है। फिर फिलामेंट यानी तंतु में जब धारा प्रभावित होने से वह तंतु क्या हुआ है, ये वाला जो तंतु है फिलामेंट है, ये गर्म होने लगता है, सुभेद पड़ जाता है और गर्म होने के बाद क्या देने लगता है, ये प्रकाश देने लगता है। तो इस प्रकार से हमने विद्युत बल्ब भी पढ़ लिया। इसी टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर बेटा समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।